स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम पहुंचे हैं आतंक का पहाड़ के तीसरे भाग पर। दोस्तों, आप सबके बहुत से मैसेजेस मिल रहे हैं, तरह तरह के विचार आप लोगों ने सामने रखे हैं। उनके बारे में हम एपिसोड के एंड में बात करेंगे। हाँ, हमारे एक मित्र ने रिक्वेस्ट की थी और एक सुझाव दिया था, तो उस पर अमल करते हुए मैं जो भी हमारे दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्सक्राइब अवश्य करें और एपिसोड को लाइक अवश्य करें। मैंने सुना लाइक करने से रीच बढ़ती है वीडियो की, तो लाइक कर दीजिए ताकि हमारे जैसे जो कहानियां सुनने वाले हैं वो उन तक ये कहानी पहुंचे और हमारे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ें। आप सबके सहयोग से ही होगा ये। चलिए शुरू करते हैं आतंक का पहाड़ पार्ट 3। देवराज चौहान के जाते ही हल्दीराम उठा और उनके पास पहुंच गया। भीम सिंह ने हल्दीराम को करीब आया देखा तो उसके चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। बेटे, हल्दीराम ने मुस्कुराकर मूंछों पर उंगली लगाई। इस तरह नाराज नहीं होते। आखिर तेरे मेरे कई रिश्ते हैं। मैं तेरा उस्ताद भी हूं। पलक झपकते ही तिजोरी और ताले तोड़ना मैंने तुझे सिखाया। तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही नहीं सिखाया, बल्कि अपनी बेटी के हाथ पीले करके तेरा घर भी बसा दिया ताकि खाने पीने की तुझे कोई दिक्कत ना रहे। कितना ख्याल रखा है मैंने तेरा। ऐसे में तुझे नाराज नहीं होना चाहिए। गलती तो कभी भी हो ही जाती है। बेकार की बातों को नहीं सोचते तुम। भीम सिंह ने सख्ती से होंठ भींच लिए। चला जाए यहां से, भीम सिंह ने कठोर स्वर में कहा। फिर वही बात। बेटे, नाराज नहीं होते। हल्दीराम ने मुस्कुराकर मूंछों पर हाथ लगाया। वो देख, पार्वती बैठी तेरा इंतजार कर रही है। तेरे से बात करने के लिए मरी जा रही है। रो रो कर अब तो आंसू भी सुखा लिए हैं उसने। तुम। मैंने बोला ना, चला जाए यहां से, भीम सिंह ने पूर्ववत लहजे में कहा। मैं, हल्दीराम ने कहना चाहा, तभी दीपा त्रिपाठी ने कठोर स्वर में टोका। तुम्हारे कारण हम सब यहाँ पड़े हैं। सोना छीनकर न तुम इस प्लेन में आते और न ही हमें आना पड़ता। तुमने सोना ही नहीं, हमारी जानें भी खतरे में डाल दी हैं। हल्दीराम ने गहरी सांस लेकर दीपा को देखा। बेटी, गलती किससे नहीं होती? इंसान से ही गलती होती है। मैं भी इंसान हूं, हल्दीराम ने भारी स्वर में कहा। मैं वास्तव में अपने किए पर शर्मिंदा हूं, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसे भी हो, सोना हम प्लेन से हासिल कर ही लेंगे। इस काम में मैं पूरा साथ दूंगा। चाहे तो सजा के तौर पर मुझे उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना। बेटे भीम सिंह, तू ही समझाना इन लोगों को। भीम सिंह उखड़े अंदाज में कुछ कहने जा ही रहा था कि जगमोहन सपाट स्वर में बोला। चले जाओ यहां से। नाराज क्यों होते हो? मैं तो अपने किए की माफी मांग रहा। माफी तुम्हें अच्छी तरह से देवराज चौहान देगा, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। रही बात प्लेन में रखे सोने की, तो जब हमने सोने को पाना होगा तो सहायता के लिए हम तुम्हारे मोहताज नहीं है। फिर नाराजगी वाली बात, हल्दीराम मीठे स्वर में बोला। देखो, जब मैंने ये सब किया तो मुझे नहीं मालूम था कि इस मामले में देवराज चौहान है। मालूम होता तो मैं इस तरफ देखता भी नहीं। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ, धीमे सर्द लहजे में कहते हुए जगमोहन ने वहां मौजूद गनमैनों पर निगाह मारी। इन गनमैनों ने हमारे हाथ न बांध रखे होते तो अब तक जाने तुम्हारा क्या हाल होता। अब मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? हल्दीराम कुछ और भी कहना चाहता था, परंतु नगीना को गनमैन के साथ आते देखा तो उसने वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ। मेरी बातों पर ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ। मेरी बातों पर गौर करना, मैं फिर आऊंगा। सॉरी दोस्तों, कितना जबरदस्त कॉमेडी एलिमेंट है ना यहाँ। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ। मेरी बातों पर गौर करना, मैं फिर आऊंगा। बस इतना याद रखना, ठीक है? मैंने जो किया गलतफहमी के तहत किया। मुझे नहीं मालूम था। मैं देवराज चौहान के खिलाफ चल रहा हूँ। कहने के साथ ही हल्दीराम पलटा और नीचे बैठे लोगों के बीच में से गुजरकर पार्वती की तरफ बढ़ गया। जब पार्वती के पास जाकर बैठा तो पार्वती बोली। बाप, तुझे बैठे बैठे क्या दौड़ा पड़ रहा है जो उठकर सीधा उन लोगों के पास चला गया? क्या करने गया था? भीम सिंह से क्या बात कर रहा था?
अब तो उनके भाव बढ़े हुए लग रहे हैं। हल्दीराम ने बीड़ी सुलगाई और सोच भरे स्वर में बोला, मैं उनके पास दोस्ती करने गया था। दोस्ती करने? पार्वती ने अजीब स्वर से कहा। हाँ। हो गई? अभी तो नहीं हुई, लेकिन कोशिश जारी है, शायद हो जाए। हल्दीराम ने बीड़ी का कश लिया। पार्वती ने आंखें सिकोड़कर हल्दीराम को देखा। बाप। हाँ। तू तो कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता, फिर ये दोस्ती बनाने के पीछे क्या बात है? हल्दीराम ने पार्वती पर निगाह मारी। बेटी, मुझे बात कुछ और ही लग रही है। प्लेन में पड़े सोने की बात नहीं है। साफ साफ बता बाप। देवराज चौहान को देखा? वो किस तरह आजादी के साथ आतंक के पहाड़ की इस जगह पर घूम रहा है, जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले देवराज चौहान और आतंक के पहाड़ आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। मतलब कि आतंक के पहाड़ और देवराज चौहान के बीच ताजा ताजा कोई मामला पटा है। पार्वती समझने वाले भाव से हल्दीराम को देखती रही। क्या मामला पटा है? मैं यही बात जानने के लिए उनके पास गया था। वो तुझे बता देते क्या बाप? समझा कर, उनसे दोस्ती करके ही उनकी बात जानी जा सकती है, हल्दीराम ने कहा। पार्वती के चेहरे पर सोच के भाव गहरे हो गए। बाप, क्या पता बात कुछ भी ना हो, तुझे धोखा हो रहा हो कि। बेटी, हल्दीराम ने अपनी मूंछों पर उंगली लगाई, तू मेरी खोपड़ी को चुनौती दे रही है। ये बात नहीं है, मैं तो। तू देखती रह, जैसे भी हो मैं जानकर रहूंगा कि देवराज चौहान किस चक्कर में पड़ा है। कैसे जानेगा? यहाँ तो इस सब तगड़े पहरे में, ऐसे में। तू अपने बाप हल्दीराम को जानती नहीं क्या? हल्दीराम ने उंगली मूंछों को लगाई। जानती हूँ। तू बहुत घिसा हुआ है, पहुंचा हुआ इंसान है। मुझे तेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। समझदारी वाली बात बोली तू, हल्दीराम ने कहा, और मूंछों पर उंगली लगाता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। उस तरफ देखने लगा जिस और जगमोहन वगैरह सब लोग बैठे थे। अगला दृश्य। आतंक के पहाड़ ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। वो पहले ही रशीद और टोनी के साथ देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया था। 2 पल पहले ही रशीद और टोनी के साथ देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया था। दोपहर का 1 बज रहा था। सूरज ना निकलने के कारण कोहरा और भी घना होता जा रहा था। सर्दी भी ज्यादा बढ़ गई थी। आओ देवराज चौहान, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, आतंक के पहाड़ ने कहा। बैठो बैठो। पूछोगे नहीं मैंने क्या फैसला किया? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। आतंक का पहाड़ हंसा। वैसे तो पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम्हारा क्या जवाब है। फिर भी बता दो, अपने मुंह से बता दो अपना फैसला। मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं। देवराज चौहान के शब्द सुनकर आतंक का पहाड़ खुशी से हंस पड़ा। वाह, इन शब्दों को सुनकर मुझे इतनी शक्ति और खुशी मिली है कि मैं बता नहीं सकता। आतंक के पहाड़ ने पास खड़े रशीद और टोनी को देखा। सुना तुमने? अपना देवराज चौहान तैयार है, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। अब देखना हम दोनों मिलकर कितने बड़े बड़े काम कर गुजरते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरा साथी देखकर गजाला मैडम अवश्य प्रसन्न होंगी। आज आज तो जश्न होना चाहिए, शानदार जश्न होना चाहिए। तभी देवराज चौहान ने उसे टोका। दिन में जश्न नहीं होते, जश्नों का वक्त सिर्फ शाम का होता है। ठीक। आतंक का पहाड़ हंसा। ठीक कहते हो, आज शाम को ही सही सही। फिर उसने रशीद और टोनी को देखा। लंच लगाओ। अब मैं और देवराज हम निवाला हम प्याला बन गए हैं। मिलाओ हाथ देवराज चौहान। देवराज चौहान ने मुस्कुराहट भरे अंदाज में गर्म जोशी में आतंक के पहाड़ से हाथ मिलाया। हिंदुस्तान को बचाने की खातिर तो देवराज चौहान दुश्मनों से हजारों झूठे वायदे कर सकता है, हजारों बार उनसे गर्म जोशी के साथ हाथ मिला सकता था। आतंक के पहाड़ ने रशीद और टोनी को देखा। लाओ लंच। रशीद और टोनी बीच में ही कह उठा। मैं देवराज चौहान से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो, आतंक के पहाड़ ने फौरन सिर हिलाया।
देवराज चौहान रशीद उर्फ टोनी की बात पर मन ही मन सतर्क हुआ। वो लोग कौन है जिनसे मिलने के लिए तुम बार बार खो में जाते हो? रशीद उर्फ टोनी बोला। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने जो प्रश्न पूछा है तुम उसका जवाब नहीं देते। रशीद उर्फ टोनी का स्वर शांत था। चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। वो सीधा देवराज चौहान को देख रहा था। वो मेरे साथी हैं। साथी? हाँ। हम लोग किसी खास काम के लिए जा रहे थे। कौन सा काम? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। आतंक के पहाड़ ने बीच में बोलने की जरूरत नहीं समझी थी। कल से तुम बार बार उनके पास जा रहे हो। उन्हें हमारे बारे में क्या बताया? कुछ भी नहीं। यानी उन्हें नहीं मालूम कि तुम हमारे साथी बनने जा रहे हो? अभी तक तो उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। देवराज चौहान ने रशीद और टोनी को घूरा। और तुम इस हद तक कुरेद कुरेद तक और तुम इस हद तक कुरेद कुरेद कर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें बुरा लग रहा हो तो नहीं पूछता। पूछने की कोई वजह होती है। मैं वजह जानना चाहता हूँ। कोई वजह नहीं है। रशीद उर्फ टोनी ने सपाट स्वर में कहा। तभी आतंक का पहाड़ बोला। देवराज चौहान, अपने उन साथियों को भी तुम साथ में ले सकते हो। नहीं। देवराज चौहान ने फौरन सिर हिलाया। क्यों? मैं अपनी गारंटी तो ले सकता हूँ, लेकिन किसी की गारंटी नहीं ले सकता। जाने कौन कब क्या रंग दिखा जाए। जबकि इस काम में बेहद ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। आतंक के पहाड़ ने सिर हिलाया। फिर मैं देखूंगा, अगर कोई मुझे हमारे काम के लिए विश्वसनीय लगा तो उसे साथ ले लूंगा। जैसा तुम ठीक समझो। आतंक के पहाड़ ने लापरवाही से कहा। तभी रशीद उर्फ टोनी बोला। मैं लंच लगवाता हूँ। आतंक के पहाड़ के सिर हिलाने पर रशीद उर्फ टोनी बाहर चला गया। देवराज चौहान समझ गया कि रशीद उर्फ टोनी से उसे सतर्क रहना होगा। कोई वजह हो या ना हो, परंतु वो उसे ठीक निगाहों से नहीं देख रहा। आतंक के पहाड़ ने अपनापन जताते हुए देवराज चौहान के कंधे पर हाथ रखा। लंच के बाद मैं तुम्हें यहाँ की खास खास जगहों से वाकिफ कराऊंगा। अभी तुमने जो देखा है वो सिर्फ दिखावा है। असल तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा। देवराज चौहान ने मीठी निगाहों से आतंक के पहाड़ को देखा। उसके बाद आतंक का पहाड़ और देवराज चौहान में घुट घुट कर बातें होती रही। अगला दृश्य। लंच के दौरान दोनों खामोश रहे। उसके बाद आतंक का पहाड़ देवराज चौहान को गैलरी के अंतिम छोर की तरफ ले गया। आगे रास्ता बंद था। आतंक के पहाड़ ने हंसकर देवराज चौहान को देखा। फिर साइड की दीवार का एक खास हिस्सा दबाया। देखते ही देखते सामने की दीवार हटती चली गई। रास्ता नजर आने लगा। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करते ही आतंक के पहाड़ ने दरवाजे के बगल का दीवार का हिस्सा दबाया तो चंद पल पहले हटने वाली दीवार सरक कर पुनः अपनी जगह पर आ गई। देखा? आतंक के पहाड़ ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। इस जगह का कमाल। वास्तव में। देवराज चौहान प्रभावित होने वाले स्वर में बोला। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम हो सकता है। बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। अवश्य लगी होगी, लेकिन मुझे तो गजाला मैडम ने सब बना बनाया दिया है। आतंक के पहाड़ ने हंसकर कहा। तुम अभी गजाला मैडम को जानते नहीं। वो बहुत ऊंची चीज हैं। इससे भी बढ़िया बढ़िया ठिकाने उनके पास हैं, और ना जाने कितने ही हैं। उसकी ताकत और पहुंच की कोई सीमा नहीं। तुम उसे देखोगे, जब सामने पाओगे तो अपने आप को उनके सामने बहुत छोटा महसूस करोगे। ये टीवी रूम था। 4 टीवी, बोर्ड और एक तरफ दीवार पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। वहां भी कुर्सियां पड़ी थी। देवराज चौहान वहां निगाहें दौड़ाता हुआ बोला। गजाला मैडम यहाँ आ चुकी हैं? हाँ। आतंक का पहाड़ बोर्ड की तरफ बढ़ता हुआ बोला। 1 साल में 2 बार आ चुकी हैं। मतलब कि वो अपने आप आती हैं? आती तो अपने आप ही हैं। बोर्ड के समीप ठिठक कर आतंक का पहाड़ उसे देखकर बोला। ये वो बुलाया जाना पसंद नहीं करती।
कोई खास कारण हो तो उसे बुलाया भी जा सकता है। मतलब कि जरूरत पड़ने पर तुम गजाला मैडम से संबंध बना सकते हो। हाँ। कैसे बनाते हो संबंध? कहाँ रहती है वो? देवराज चौहान की बात सुनकर आतंक के पहाड़ के चेहरे पर उसी पल। ओके दोस्तों, सॉरी, मैंने जो कहा था ना एक पेज गायब है, तो हम वहां पहुंच गए हैं। खैर, उसी पल पलटकर आतंक के पहाड़ ने दीवार के एक खास हिस्से को दबाया तो वह रास्ता बंद हो गया। कैसा लगा? आतंक के पहाड़ ने मुस्कुराकर उसे देखा। बढ़िया। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। अच्छा दोस्तों, जो हमने पेज मिस किया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग से वहां पर उसने टीवी स्क्रीन चलाकर उसको देवराज चौहान को दिखा दिया है कि क्या क्या हो सकता है। ये मैं अपने गट फीलिंग से बता रहा हूं, मैंने आगे पढ़ा नहीं है अभी। कैसा लगा? आतंक के पहाड़ ने मुस्कुराकर उसे देखा। बढ़िया। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। वो दोनों जहां खड़े थे, वह ये बहुत बड़ा पहाड़ी हॉल था, जिसके ठीक बीचों बीच दूध की तरह सफेद रंग का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर खड़ा था, जो कि आम हेलीकॉप्टरों से लंबाई चौड़ाई में आधा था। देखने में खिलौना सा लग रहा था। ऐसे ही हेलीकॉप्टर को कल उसने स्क्रीन पर देखा था। देखा कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है, और जब इसकी खूबियां जानोगे तो हैरान रह जाओगे। हेलीकॉप्टर पर निगाहें टिकाए देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आज पहली बार मैं तुम्हें, मतलब कि किसी को, हेलीकॉप्टर के बारे में बता रहा हूँ। तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो? देवराज चौहान ने मीठे स्वर में कहा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा नतीजा जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। मालूम है मुझे। आतंक का पहाड़ ठहाता ठहाका लगाता हुआ कह उठा। मालूम है मुझे। जब देवराज चौहान पास में हो तो अच्छा नतीजा सामने क्यों नहीं आएगा? मुझे जितना भरोसा खुद पर है उतना ही तुम पर है। तभी तो तुम्हारे सामने मैं कुछ छिपा नहीं रहा। आखिर अब हमारा लंबा साथ है। वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। हेलीकॉप्टर के नीचे का स्टैंड सिर्फ 3 फीट ऊंचा था। भीतर छोटी छोटी सिर्फ 2 सीटें थी। पीछे की लंबाई भी बहुत कम थी। सीटों के दोनों तरफ एयर टाइट शीशे का दरवाजा था। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश करके सीट पर जा बैठा। उसी पल आतंक का पहाड़ उसकी बगल की सीट पर बैठा और उसे बताने लगा कि इसे कैसे उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने का तरीका जानकर देवराज चौहान नीचे उतरा। इसकी रफ्तार किसी भी यात्री प्लेन से कम नहीं है। 10 मिनट में ये कहीं का कहीं पहुंच सकता है। इसमें पेट्रोल नहीं डाला जाता। ये खास तरह की गैस से चलता है, और इसके गैस बॉक्स। एक पेज और गायब है दोस्तों। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आतंक का पहाड़ अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। अब मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाता हूँ। क्या? देवराज चांद भी मुस्कुराया। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा साथ देने का फैसला करके तुमने कितनी समझदारी का काम किया है। यूं समझो अब तुम भिखारी से राजा बन गए हो। अच्छा। देवराज चांद शांत था, परंतु आंखों में कहर के भाव उभर आए थे। देखो। कहने के साथ ही आतंक के पहाड़ ने हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल के बटनों को दबाया। अगले ही पल बड़ी स्क्रीन रोशन हो उठी। 2 पल आतंक का पहाड़ पुनः बटनों से खेला। फिर स्क्रीन पर जो नजर आया उसे देखकर देवराज चाहन की आंखें सिंकड़ी। स्क्रीन पर कमरे का दृश्य था। दोस्तों, आगे बताने से पहले मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि ये एक पेज गायब होने की वजह से हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हमें हैरानी होगी आगे चलकर शायद, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की प्रॉपर्टीज या उस कमरे के अंदर जो भी चीजें थी जो उसने देवराज चौहान को बता दी हैं, डेफिनेटली देवराज चौहान आगे चलकर उनका फायदा उठाएगा, और तब हो सकता है हमें थोड़ी हैरानी हो कि ये चीजें कहाँ से आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीन पर जो कुछ नजर आया उसे देखकर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। स्क्रीन पर कमरे का दृश्य था, जहां सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। कमरे को देखकर स्पष्ट एहसास हो रहा था कि यह भी पहाड़ी को काट कर बनाया गया कमरा है, यानी कि यहीं आसपास ही कहीं है। देखो। आतंक के पहाड़ ने हंसकर देवराज चौहान से कहा। कितनी दौलत है। हाँ। देवराज चौहान की निगाह स्क्रीन पर ही थी। कहां से आई इतनी दौलत? फ्री की है।
6 महीने से ऐसे ही बेकार पड़ी है। मैंने गजाला मैडम को 2 महीने पहले मैसेज भेजा था कि वो इसे यहाँ से उठा कर ले जाए। अब कभी भी मैडम के आदमी आकर इसे ले जाएंगे। ये आई कहाँ से? जिस देश ने हिंदुस्तान में हिंसा और आतंक फैलाने का ठेका दिया है, वो देश हमें अपने पास से मुफ्त में हथियार और ड्रग्स देता है, जो कि हमें हिंदुस्तान के हर हिस्से में फैलाने होते हैं। और हम हथियार और ड्रग्स की भरपूर कीमत वसूल करते हैं। हिंदुस्तान के शहरों शहरों में हमारे आदमी फैले हैं। मेरे आदेश पर वो सौदे करते हैं, पेमेंट लेते हैं, और जहां हम कहते हैं माल को हम वहां पहुंचा देते हैं। पेमेंट हम सोने के रूप में लेते हैं, जो कि तुम्हारे सामने पड़ा नजर आ रहा है। ये सारा सोना सिर्फ एक खेप की कीमत है। इसमें से तुम्हें जितना चाहिए ले जा सकते हो, या फिर दुनिया के जिस हिस्से में तुम्हें काम करने के एवज में सोना चाहिए बता दो, वहां पहुंच जाएगा। देवराज चांद सोने को घूरता रहा। आतंक का पहाड़ हंसा। देवराज चौहान, उस इंसान को मुंह मांगी कीमत देने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं जो हमारे काम का है। तुम्हारे लिए तो हम दुनिया की हर चीज पेश कर सकते हैं। देवराज चांद के होंठों पर मुस्कान उभरी। शुक्रिया। मैं सोचकर बता दूंगा कि मुझे कितना सोना कहाँ चाहिए। बता देना, कोई जल्दी नहीं है। हम भी यहाँ हैं और सोना भी यहाँ। आतंक का पहाड़ हंसा। लेकिन तुम कहते हो कि मैडम के आदमी आकर कभी भी सोना ले जा सकते हैं। आतंक का पहाड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ले जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है। बहुत जल्द इतना ही सोना हमारे पास और आ रहा है। कैसे? हथियारों और ड्रग्स की एक खेप हमें उस देश से महीना भर पहले और दी गई है, हिंदुस्तान में फैलाने के लिए। हमारे एजेंट उस खेप का सौदा हिंदुस्तान के बड़े बड़े गैंगस्टरों से करने पर लगे हैं। कभी भी बात बन सकती है। उसके फौरन बाद ही सोना यहाँ पहुंच जाएगा और वो खेप चली जाएगी। गुड। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वो खेप कहां पर है? यहीं पर। आतंक के पहाड़ ने पुनः रिमोट कंट्रोल के बटन दबाए। बड़ी स्क्रीन से दृश्य बदल गया। अब वहां पर पहाड़ को काटकर बहुत बड़ा हॉल नजर आने लगा था, जो कि लकड़ी की पेटियों से पूरा भरा हुआ था। एक तरफ खुले हथियार, बारूद और ड्रग्स भी रखे हुए थे। इतनी बड़ी खेप देखकर देवराज चांद मन ही मन सुलग उठा। इन पेटियों में हथियार और मादक पदार्थ भरे पड़े हैं। आतंक का पहाड़ हंसा। बड़े से बड़े शांतिप्रिय देश में भी ये सब फैला दिए जाएं तो वहां भी तबाही मच जाएगी। आतंक का पहाड़ बिल्कुल ठीक कह रहा था। भीतर से सुलग रहा देवराज चौहान, लेकिन चेहरा सामान्य था। आतंक के पहाड़ ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। स्क्रीन ऑफ हो गई। आतंक के पहाड़ ने देवराज चौहान को देखा। मैडम से मुझे जो मिलता है वही मुझसे संभाला नहीं जाता। ऊपर से मैडम इन सौदों का भी 20% देती है। 20%। खुद ही सोचो कितनी बड़ी रकम बन जाती है। वास्तव में तुम्हारे पास तो अथाह दौलत होगी। हाँ, सच पूछो तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे पास कितनी दौलत है। लेकिन उस दौलत का तुम्हें क्या फायदा? देवराज चांद मुस्कुराया। क्यों? तुम जिन कामों में हो उनमें तो कभी भी तुम्हारी जान जा सकती है। नहीं जा सकती। आतंक के पहाड़ का विश्वास भरे अंदाज में मुस्कुराया। जा सकती है। देवराज चांद ने सिर हिलाया। ठीक है, बताओ कैसे। जो मैं कह रहा हूं वो तुम भी समझते हो कि ठीक कह रहा हूं। फिर भी छोटा सा उदाहरण तुम्हें देता हूं। इस वक्त तुम लोग कुल मिलाकर कितने हो? देवराज चांद ने लापरवाही से पूछा। 40, 45। हम्म। और विमान यात्रियों की संख्या कितनी है जो खो में मौजूद हैं? 250, 300। आतंक के पहाड़ के चेहरे पर मुस्कान थी। 250 लोगों के ऊपर सिर्फ 15-17 गनमैन पहरा दे रहे हैं। अगर वो सब एक साथ गनमैनों पर झपट पड़े तो वो 15-17 गनमैन कुछ नहीं कर सकते। चंद ही पलों में वो गनमैन मरे पड़े होंगे और गने विमान यात्रियों के हाथ में होंगी। उसके बाद जो होगा तुम सोच सकते हो? कुछ नहीं होगा। आतंक का पहाड़ हंसा। विमान यात्रियों में इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो लोग गनमैनों पर झपट सकें। ये काम तब होते हैं जब उन्हें आपस में बात करने का वक्त मिले, कोई सलाह कर सके।
और गनमैन उन्हें ऐसा करने का मौका कहाँ देने वाले हैं। शायद तुम्हारी बात सही हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। आतंक का पहाड़ हौले से हंसा। ऐसा हो गया तो तुम्हारा बचना भी कठिन हो जाएगा, देवराज चौहान बोला। यहां पर हर तरह का इंतजाम है। आतंक का पहाड़ शांत था। जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा हो भी जाए तो बाकी के गनमैन उन यात्रियों को खत्म करके उन पर काबू पा लेंगे। ना पा सके तो सारे हालात तुम्हारे खिलाफ हो गए तो आतंक के पहाड़ के चेहरे पर वहशी भाव नाचने लगे। जान लो, यहां नीचे हर जगह पर बारूद फिट कर रखा है और बारूद को उड़ाने का रिमोट कंट्रोल हर पल मेरी पहुंच में रहता है। मेरे बटन दबाने की देर होगी कि यहाँ का जर्रा जर्रा तबाह हो जाएगा। पूरी पहाड़ी टुकड़ों में बदल जाएगी। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तुम भी नहीं, देवराज चौहान मुस्कुराए। नहीं, मैं बच जाऊंगा। ये देखो। कहते हुए आतंक के पहाड़ ने दांत भींचकर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया तो बड़ी सी स्क्रीन रोशन हुई। फिर वहां चमकता हुआ हेलीकॉप्टर नजर आने लगा, जो इसी पहाड़ी में कहीं बड़ी सी जगह पर छिपा खड़ा था। यह बहुत तेज रफ्तार वाला हेलीकॉप्टर है और ऐसे बुरे वक्त में मेरे काम आएगा। ऊपर से छत को हटाने का सिस्टम है। हेलीकॉप्टर पर बैठकर मैं यहां से निकला और रिमोट कंट्रोल को यहाँ का सब कुछ तबाह कर देगा। और रिमोट कंट्रोल से यहाँ का सब कुछ तबाह कर देगा। वास्तव में आतंक का पहाड़ यहाँ हर तरफ से सुरक्षित था। ऐसे में मैडम गजाला तुमसे नाराज होगी कि उसका ठिकाना नहीं। मैडम गजाला का आदेश है कि खतरा महसूस करो तो कैसे भी हो, कोई भी मुनासिब कदम उठाया जा सकता है। मैडम गजाला ऐसे छोटे मोटे नुकसानों की परवाह नहीं करती। आतंक का पहाड़ क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। वो पहले अपने आदमियों की जिंदगी चाहती है। खैर, छोड़ो इन बातों को, देवराज चांद ने लापरवाही से कहा। हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से उन 6 आतंकवादियों को छोड़ने की कोई खबर मिली या नहीं? क्या हालात हैं? आतंक के पहाड़ ने बटन दबाया, स्क्रीन से हेलीकॉप्टर गायब हो गया। स्क्रीन ऑफ हो गई। एक बात कहूं देवराज चौहान, आतंक के पहाड़ की आंखों में क्रूरता भरी चमक चमकी। क्या? विमान यात्रियों का क्या होता है? हिंदुस्तान सरकार मेरी बात मानती है या नहीं, इस बात की तो मुझे जरा भी परवाह नहीं। यूं समझो कि विमान का अपहरण तो मैंने सिर्फ आतंक फैलाने के लिए किया है। जिस दिन हथियारों और मादक पदार्थों की ये दूसरी खेप हिंदुस्तान में फैल गई तो जगह जगह हिंसा का तांडव होगा। खून की नदियां बह उठेंगी। आधा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। बागडोर कमजोर हो जाएगी। और भी जाने क्या क्या होगा। हिंदुस्तान की तो समझो नींवें हिल जाएंगी। वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और यही सब करने का ठेका हमने लिया है। ये तो देवराज चौहान जानता ही था कि किस तरह उसने खुद पर काबू रखा था। क्यों? देवराज चौहान मीठे स्वर में बोला। इस खेप में ऐसी क्या खासियत है? खासियत? आतंक का पहाड़ क्रूरता भरा ठहाका लगा उठा। दरअसल इस बार हमने हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में अपने आदमी फैला दिए हैं। साथ ही अंडरवर्ल्ड के कई दादाओं को मोटा पैसा दिया जा रहा है कि वह जगह जगह खून खराबा करवा दें, लाशें बिछा दें। इस दौरान मेरे आदमी गोला बारूद से कई ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों और ऐतिहासिक जगहों को उड़ा देंगे जिनका अपना ही महत्व है। तुम देखना, इस सारे काम के दौरान हजारों लाशें गिरेंगी। हिंदुस्तान के हर बड़े शहर की सड़कों पर खून होगा। आतंक के पहाड़ का आतंक ही आतंक होगा हर तरफ। बहुत खूब, देवराज चांद शाबाशी वाले अंदाज में कह उठा, जबकि आंखों में खतरनाक भाव मचल उठे थे। ये सब करना बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि ये तो पहले ही कर देना चाहिए था। नहीं, पहले नहीं। साल भर से आतंकवाद फैलाने की आड़ लेकर मैं हिंदुस्तान के कई हिस्सों को कमजोर कर चुका हूं। और अब उन कमजोर हिस्सों पर वार किया जाए तो वो और भी जल्दी टूट कर गिरेंगे। वास्तव में तुम ठीक कह रहे हो। आतंक का पहाड़ यूं ही नहीं कहते मुझे। आतंक कैसे फैलाया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आतंक का पहाड़ मौत भरे स्वर में हंसा। रही बात इन विमान यात्रियों की, तो दिल्ली में मेरे आदमी की इस सिलसिले में इंस्पेक्टर वानखेड़े से बात चल रही है। 1-2 दिन में नतीजा सामने आ जाएगा।
लेकिन दिल्ली वालों का फैसला जो भी हो, इन विमान यात्रियों में से एक भी नहीं बचेगा। क्या? देवराज चौहान चौंका। हाँ, आतंक का पहाड़ दरिंदगी भरे स्वर में दांत भींच कर कह उठा। इन लोगों को छोड़ना मुसीबत मोल लेना है। इनमें से कई जान चुके होंगे कि मेरा ठिकाना कहाँ है। अंदाजा तो हो ही चुका होगा इन्हें। इन्हें छोड़कर मैंने अपना ठिकाना तबाह करवाना है क्या? हाँ, ये बात तो है। लेकिन इतने लोगों की हत्या और लाशें, सब कुछ ठिकाने लग जाएगा। आतंक के पहाड़ के होंठों से वहशी हंसी निकली। इन्हें मारकर प्लेन भर दिया जाएगा। मेरा आदमी प्लेन उड़ाकर ले जाएगा और किसी मुनासिब जगह पर खुद पैराशूट से उतर जाएगा। उसके बाद तो लाशें खुद ब खुद ठिकाने लग जाएंगी। ये बात तो ठीक है। देवराज चौहान खौलते खून के साथ आतंक के पहाड़ की बातों में सहमति दिए जा रहा था, और इस वक्त ऐसा करना जरूरी भी था। आतंक का पहाड़ उठ खड़ा हुआ। आवेश में उसका चेहरा लाल हो रहा था। मेरी जहां जरूरत पड़े बता देना, देवराज चौहान बोला। तुम्हारी जरूरत? नहीं, इस काम में अब किसी की जरूरत नहीं। ये काम तो खत्म ही समझो। अब अगले जिस काम में हाथ डालूंगा उसमें हम दोनों साथ रहेंगे, और तुम्हारी मैडम गजाला से भी मुलाकात करवाऊंगा। आतंक के पहाड़ ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। देवराज चौहान मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। अब तो मैं कुछ थक सा गया हूं, देवराज चौहान ने कहा। फुर्सत पाकर आज या कल उस हेलीकॉप्टर को नजदीक से देखूंगा। वो मुझे खास किस्म का लगा। हाँ, वो किसी देश का नहीं बनाया हुआ, बल्कि मैडम गजाला के आदमियों द्वारा बनाया हुआ है। उसकी रफ्तार प्लेन की तरह है। दिखाऊंगा तुम्हें। आतंक के पहाड़ के स्वर में गर्व का पुट आ गया था। अगला दृश्य। उसके बाद देवराज चौहान अपने कमरे में पहुंचा और बेड पर लेटकर सिगरेट के कश लेता हुआ आतंक के पहाड़ की शैतानी चालों के बारे में सोचने लगा। अगर आतंक का पहाड़ अपनी सोचों में कामयाब हो गया तो वास्तव में तबाही मच जाएगी। लेकिन देवराज चौहान पक्का इरादा कर चुका था कि वो किसी भी सूरत में आतंक के पहाड़ को अपनी खतरनाक सोचों में कामयाब नहीं होने देगा। देवराज चौहान जानबूझकर खो में नहीं गया। वो आतंक के पहाड़ या फिर रशीद उर्फ टोनी की निगाहों में शक का केंद्र नहीं बनना चाहता था। रशीद उर्फ टोनी तो पहले से ही जाने क्यों उस पर शक कर रहा था। अब सतर्कता बरतनी जरूरी थी। देवराज चौहान यही सोचता रहा कि अब उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब हरकत में आना है। उसे मालूम था कि अगर उससे जरा भी चूक हो गई तो उस स्थिति में हिंदुस्तान के लिए, उसके देश के लिए कितना खतरनाक साबित सिद्ध होगा। इसलिए वो जो भी कदम उठाना चाहता था बहुत ही पक्के तौर पर उठाना चाहता था कि आतंक के पहाड़ के सारे प्लान को फेल करके साथ ही उसे बुरी मौत दे सके। विमान यात्रियों के बारे में तो सुनकर देवराज चांद ठगा सा रह गया था। हिंदुस्तान की सरकार 6 आतंकवादियों को रिहा करे या ना करे, किसी भी स्थिति में आतंक का पहाड़ मासूम विमान यात्रियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। देवराज चौहान की आंखों में एकाएक बेहद खतरनाक भाव नाचने लगे थे। अगला दृश्य। एक बात हल्दीराम को बहुत अजीब लगी। वो जानता था कि नगीना उसको लेकर बहुत क्रोधित है, क्योंकि उसने नगीना का सिर ही नहीं फोड़ा बल्कि बैंक डकैती का सोना भी लेकर खिसक गया था। नगीना का बस चलता तो वो फौरन ही उससे अपना हिसाब किताब चुकता कर लेती, परंतु वहां मौजूद गनमैनों के कारण कुछ न करने पर विवश थी। हल्दीराम को हर बात का एहसास था। वो बराबर निगाहों वो बराबर नगीना की निगाहों को अपने पर महसूस करता था। लेकिन एकाएक जैसे सब कुछ बदल गया। नगीना ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। ये बात हल्दीराम को वास्तव में बहुत अजीब लगी। उसे तो पहले ही शक हो रहा था कि कोई गड़बड़ है। देवराज चौहान किसी खास चक्कर में है, परंतु अब नगीना की इस हरकत पर उसे पूरा विश्वास हो गया कि वो लोग उस पर ध्यान ना देकर किसी और बात पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवराज चौहान वगैरह प्लेन के लगेज केबिन से सोना निकालने के फेर में हो। इसके लिए देवराज चौहान ने आतंक के पहाड़ को शीशे में उतार लिया हो। बहरहाल कोई तो बात है ही, जो कि नगीना अब उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है जो कि नगीना ने अब उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। हल्दीराम अपनी जगह पर बैठा बैठा
रह रहकर कुछ दूरी पर बैठे उन यात्रियों को देख रहा था। चेहरे पर सोच के गहरे भाव थे। वो जानना चाहता था कि देवराज चौहान किस चक्कर में है। कहीं आतंक के पहाड़ को शीशे में उतार कर प्लेन का सोना भी हथिया ले और आतंक के पहाड़ से कहकर उसे खत्म भी करवा दे। इसलिए हल्दीराम हर हाल में ये जान लेना चाहता था कि देवराज चौहान क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मालूम करे। वे लोग तो उसे घास डालने को भी तैयार नहीं थे। बाप, एकाएक ही करीब अधलेटी सी पार्वती बोली, क्या हुआ तुम्हें? दोपहर से तू चुप है। बात ही कुछ ऐसी है बेटी, हल्दीराम ने शांत स्वर में कहा। कैसी बात? मुझे जानना है कि देवराज चौहान और उसके साथी किस चक्कर में है। तो जान ले। कैसे? बहुत आसान है बाप, पार्वती तीखे स्वर में बोली। भीम सिंह को किसी तरह केले में पकड़ ले, फिर वो हर हाल में बक देगा कि क्या कर रहे हैं वो लोग। भीम सिंह हाथ नहीं आने वाला, वो तो उन सबके बीच छिपा बैठा है। उसकी तो आदत ही है चूहे की तरह छिप जाना, पार्वती कड़वे स्वर में बोली। भीम सिंह से ये बात नहीं बनने वाली। देवराज चौहान का साथ पाकर वो शेर बना बैठा है। हल्दीराम ने सोच भरे स्वर में कहा। कोई और ही रास्ता निकालना होगा। यहाँ कोई और रास्ता नहीं निकलने वाला, पार्वती ने निगाहें घुमाई। कितने गनमैन हमारे सिर पर खड़े हैं। हल्दीराम ने भी सब तरफ देखा। कुछ भी हो, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। हल्दीराम ने गहरी सांस ली। नजर आता है तो रास्ता निकाल ले बाप, मुझे तो हर तरफ कांटेदार तारें ही लगी नजर आ रही हैं। लेकिन हल्दीराम इतने में ही हौसला छोड़ने वाला व्यक्ति थोड़ी था। वो तो मौके की तलाश में था। क्या करना है उसने लगभग सोच ही लिया था। अगला दृश्य। रात हो गई। उन्हें खाना सर्व किया गया। खाना खाने के पश्चात सभी विमान यात्री अधमरे से हो रहे थे। आज सर्दी का एहसास भी ज्यादा था। दिन भर सूरज नहीं निकला था और बाहर घना कोहरा था। परंतु विमान यात्रियों को कोई चादर गर्म कपड़ा नहीं दिया गया। ये जुदा बात थी कि खो में सर्दी का एहसास कुछ कम हो रहा था। रात के 11 बजे के करीब पहरा बदल गया। नए गनमैन आ गए। विमान यात्री नींद में डूबते जा रहे थे। नीचे की ठंडी जगह होने के कारण उन्हें तकलीफ हो रही थी, परंतु उनकी तकलीफ को आराम देने का कोई रास्ता उनके पास नहीं था। खो में पर्याप्त रोशनी थी। बेटी, हल्दीराम धीरे से बोला। बोल बाप, आंखें बंद करके पड़ी पार्वती के होंठ हिले। मैं जरा उधर जा रहा हूं। किधर? देवराज चौहान के साथियों की तरफ। बैठा रहे बाप, उन्हें गुस्सा आ गया तो सब एक साथ झपट पड़ेंगे। मैं जा रहा हूं। जा फिर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हल्दीराम बैठे बैठे आगे खिसकने को हुआ कि पार्वती बोली, लेकिन बाप, वहां तुझे काम क्या है? मुझे जानना है कि वो क्या करने का इरादा रखते हैं। तो क्या वो तुझे बता देंगे? ना बताएं, लेकिन आपस में तो बातें करेंगे ही। हल्दीराम मुस्कुराया। आपस में? पार्वती ने बंद आंखें खोलकर हल्दीराम को देखा। हाँ बाप, मेरी मान तो रहने दे, यहीं बैठा रहे। तू जो करने जा रहा है वो समझदारी नहीं है। उन्होंने वहीं चुपचाप तेरा गला पकड़कर दबा देना है। वो तो पहले ही तुझसे खार खाए हुए बैठे हैं। तू नहीं समझती बेटी, देवराज चौहान की मूवमेंट जानना जरूरी है। कहीं वो हमारी हत्या की ना सोच रहा हो। अगर पहले मालूम हो जाए तो शायद बचने का रास्ता निकल आए। जो मर्जी कर बाप, कहते हुए पार्वती ने आंखें बंद कर ली। हल्दीराम नीचे लेटे और बैठे सो रहे यात्रियों के बीच में से सरक कर इस तरह धीरे धीरे रुक कर आगे बढ़ने लगा कि किसी को उसकी हरकत का एहसास ही ना हो सके। थोड़ा सा फासला तय करने में हल्दीराम को 1.5 घंटा लग गया, परंतु उसकी हरकत किसी ने नोट नहीं की। यही वह चाहता था। सब लेटे हुए थे। दीपक त्रिपाठी और हवलदार सुंदर सिंह तो गहरी नींद में डूबे थे। रूपलाल और भीम सिंह अभी पूरी तरह नींद में नहीं थे। हल्दीराम उनके करीब ही चुपचाप जा लेटा। करीब आधे घंटे बाद एकाएक जगमोहन और नगीना की फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़ी। उनके धीमे स्वर में होने वाली बातों को सुनने लगा।
ज्यो ज्यो उनकी बातें सुनता जा रहा था, बात समझ में आती जा रही थी। त्यों तो हल्दीराम के होंठ भिजते चले जा रहे थे। जगमोहन और नगीना की बातों से हल्दीराम स्पष्ट तौर पर जान गया कि देवराज चांद किस चक्कर में है और क्या करने जा रहा है। अगला दृश्य। आधी रात के बाद हल्दीराम पुनः सावधानी से सरक कर वापस पार्वती के पास पहुंचा। क्यों बाप, कराया किला फतेह? हाँ। क्या तीर मारा? हल्दीराम कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर सोच के गहरे भाव थे। बोल बाप, तीर के बारे में बोल। जवाब में हल्दीराम ने धीरे धीरे सारी बात पार्वती को बता दी। सुनते ही पार्वती का सांस लेना दूभर हो गया। वो जल्दी से उठने लगी। ऐसे ही रह, गनमैन खामखा शक करेंगे। पार्वती का शरीर थम गया। बाप। पार्वती अभी भी खुद पर काबू नहीं पा सकी। ये देवराज चौहान का तो दिमाग खराब हो गया। आतंक के पहाड़ के ठिकाने पर उसके खिलाफ चल रहा है। हल्दीराम कुछ नहीं बोला। बोल बाप। मैं क्या कहूं? देवराज चौहान ही जाने वो क्या कर रहा है। तुम देखना, वो मरेगा। देवराज चौहान इतना बेवकूफ नहीं है कि अपनी मौत को दावत दे। हल्दीराम बोला। ये सब करना मौत को दावत देना नहीं तो और क्या है? हल्दीराम के चेहरे पर सोच के चिन्ह उभरे थे। कोई बड़ी बात नहीं, अब तक आतंक का पहाड़ ने उसकी खोपड़ी उड़ाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया हो। सुबह के बाद तो देवराज चौहान नजर भी नहीं आया। जिंदा होता तो अवश्य आता ना। हल्दीराम कुछ नहीं बोला। बाप, तू तो 99 के चक्कर में पड़ गया लगता। पार्वती ने मुंह बिगाड़ कर कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर तू क्या सोचे जा रहा है? पार्वती ने कड़वे स्वर में कहा। अच्छा है देवराज चौहान आतंक के पहाड़ के फेर में पड़कर खत्म हो जाए। हमारे सिर से खतरा तो टलेगा। उसके बाद हम आसानी से सोना हासिल कर लेंगे। बाकी छुटपुट लोगों को तो हम बाएं हाथ से संभाल लेंगे। तुम हर चीज को एक ही निगाह से देखती हो। कभी तो देखने का नजरिया बदल लिया करो। साफ बोल। सोचने की बात तो यह है कि देवराज चौहान फालतू के इस लफड़े में क्यों अपना हाथ डाल रहा है। साल में एक बार देवराज चौहान का दिमाग फिर जाता होगा, और इन दिनों देवराज चौहान के दिमाग फिरने वाला वक्त शुरू हो गया होगा। तभी तो अपनी मौत का इंतजाम कर रहा है। सो जा बेटी, सो जा। नींद में तेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। कहते हुए हल्दीराम ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उलझनों का जाल उभरा हुआ था। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह देवराज चौहान आतंक के पहाड़ से मिला। आओ। आतंक का पहाड़ देवराज चौहान से प्रसन्न मुद्रा में मिला। नाश्ता हो गया? हाँ। गुड। आतंक के पहाड़ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आओ, मैं तुम्हें वो हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ जिसके बारे में तुम कल अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे थे। ओह, मैं तो उस हेलीकॉप्टर के बारे में भूल ही गया था। हाँ, दिखाओ। मैं वो हेलीकॉप्टर देखना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने हंसकर कहा। कम ऑन। आतंक का पहाड़ अपने कमरे में बाहर की तरफ बढ़ा। तुम जो कहोगे दिखाऊंगा। आखिर तुम मेरे साथी बन चुके हो। बाकी की जिंदगी हमें साथ बितानी है। हेलीकॉप्टर ऐसी गुप्त जगह पर है कि उस तक सिर्फ रशीद और टोनी भी नहीं पहुंच सकता। मेरे बाद तुम वो दूसरे इंसान हो जो हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का रास्ता जानने जा रहे हो। देवराज चांद मुस्कुराया। और कल जो तुम्हें टीवी रूम दिखाया था, उसके भीतर जाने और आने का रास्ता सिर्फ रशीद और टोनी ही जानता है। उसके अलावा और कोई नहीं। और वो जगह जहां सोना रखा हुआ है? आतंक का पहाड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ा। चिंता मत करो। सोने तक पहुंचने का रास्ता मैं जानता हूं, या सिर्फ गजाला मैडम। सोना या दौलत के मामले में मैं किसी पर यकीन नहीं करता। जाने कौन कब गद्दारी पर आ जाए। ठीक कहते हो। दोनों एक गैलरी में आगे बढ़ने लगे। उस गैलरी में देवराज चांद पहले नहीं आया था। तभी गैलरी के बीच के रास्ते रशीद और टोनी निकलकर गैलरी में आया, परंतु उन दोनों को सामने से आते देख ठिठक गया। चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं आए। आतंक का पहाड़ और देवराज चांद ठिठके। कैसा चल रहा है? आतंक के पहाड़ ने पूछा। ठीक। कोई खास बात? नहीं। आज ध्यान रखना, दिल्ली से हमारे एजेंट का मैसेज आ सकता है।
हिंदुस्तान की सरकार शायद आज कोई फैसला कर ले, क्योंकि उनको दिया वक्त समाप्त होने जा रहा है। सिर्फ 3 दिन की बात और है। सरकार को अब जो फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। रशीद और स्टोनी ने सहमति में सिर हिलाया। आज वायरलेस सेट के करीब रहने की कोशिश करना। ठीक, रशीद और स्टोनी ने कहा और आगे बढ़ गया। आतंक का पहाड़ आगे बढ़ने लगा तो देवराज चांद बोला, ये रास्ता किस तरफ जाता है? देवराज चांद ने उस पतली गली की तरफ देखा जिस तरफ से रशीद और स्टोनी आया था। इस तरफ मेरे गनमैनों के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, लेकिन पहाड़ी के इतना भीतर सांस लेने के लिए हवा कहां से आती होगी? आतंक का पहाड़ हंसा। ये बात तो गजाला मैडम ही जाने, लेकिन हवा आती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आओ। दोनों पुनः आगे बढ़ गए। देवराज चांद रास्ते को अच्छी तरह देखता जा रहा था कि दोबारा जब आना हो तो उसे रास्ता याद रहे। 3-4 मिनट बाद आतंक का पहाड़ आगे की बंद दीवार के समीप ठिठका और एक तरफ दीवार का एक हिस्सा दबाया। अगले ही पल 2 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा एक हिस्सा एक तरफ सरक गया। उस पहाड़ी दीवार में आगे जाने का रास्ता नजर आने लगा। आतंक के पहाड़ और देवराज चांद ने भीतर प्रवेश किया। दोस्तों, यहां भी एक पेज गायब है, बस ये लास्ट पेज है, 94th पेज। हाँ, अब जहां से मेरे पास अवेलेबल है यहां से शुरू करता हूं मैं। गैस भरी पड़ी है कि इसे 4 दिन तक उड़ाया जा सकता है। तो मतलब हुआ ये है कि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए हैं। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसे यंत्र लगे हैं कि किसी भी देश का रडार इसे कैच नहीं कर सकता। वास्तव में ये हेलीकॉप्टर तो अपने आप में नायाब चीज है। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। हाँ, ऐसा हेलीकॉप्टर होने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। आतंक का पहाड़ खुशी से हंसा। देवराज चांद ने सिर उठाकर ऊपर छत की तरफ देखा। लेकिन ऊपर तो छत है, हेलीकॉप्टर बाहर कैसे निकल सकता है? ये छत आसानी से हटाई जा सकती है। असंभव। देवराज चांद की निगाह छत की तरफ थी। इतनी भारी मोटी मोटी पहाड़ी छत को हटाया नहीं जा सकता। खा गए ना धोखा। आतंक का पहाड़ हंसा। ये पहाड़ की छत नहीं, ये मैडम गजाला के वैज्ञानिकों का इजाद खास प्लास्टिक की चादर है, जो ठीक पहाड़ की तरह नजर आती है। बाहर से देखने पर भी पहाड़ ही नजर आएगा। ये इतनी मजबूत है कि ऊपर से इसके ऊपर कुछ भी गिर पड़े, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आतंक के पहाड़ ने देवराज चांद को लेकर एक तरफ आतंक का पहाड़ देवराज चांद को लेकर एक तरफ बने छोटे से केबिन में पहुंचा। वहां दीवार पर चंद स्विच लगे नजर आ रहे थे। उसने 2 स्विच दबाए और केबिन से बाहर आ गया। देवराज चांद बराबर उसके साथ था और उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। केबिन के स्विचों को दबाने का हैरत अंगेज अंजाम सामने आया। ऊपर जो पहाड़ी छत नजर आ रही थी वो एकाएक सिकुड़कर एक तरफ सिमटने लगी। आतंक के पहाड़ ने ठीक कहा था, वो मात्र प्लास्टिक की छत है जो पहाड़ की तरह नजर आती है। मिनट भर में ही छत रूपी प्लास्टिक की चादर सिमटकर एक तरफ हो गई। वो सारी जगह बाहर रोशनी से भर गई वो सारी जगह बाहरी रोशनी से भर गई। भीतर धुंध भी आने लगी। ठंडी हवाएं भीतर आ पहुंची। इतनी जगह बन चुकी थी कि हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहां से निकाला जा सके। देखा? आतंक का पहाड़ हंसा। देवराज चांद ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। आतंक के पहाड़ ने केबिन में जाकर स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद उसके फौरन बाद ही प्लास्टिक की सिकुड़ी छत पुनः फैलती हुई अपनी जगह पर आ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। बहुत जल्दी मेरा यह मिशन पूरा हो जाने वाला है। हथियारों और मादक पदार्थों की खेप यहां से हिंदुस्तान के शहरों में भेजना बाकी है। उसके बाद यहां से चलेंगे। मैं तुम्हें मैडम गजाला से मिलवाऊंगा। जवाब में देवराज चांद मुस्कुरा कर रह गया। अगला दृश्य। लंच के पश्चात देवराज चांद विमान यात्रियों से भरी खो में पहुंचा। उसके शांत चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। देवराज चांद जगमोहन, नगीना, दीपा, रूपलाल और भीम सिंह के पास जाकर बैठ गया। उनसे मिलते समय चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। वो नहीं चाहता था कि टीवी रूम से कोई उसके चेहरे के भावों को देख सके। विमान चालक
विमान के चालक दल से बात की? देवराज चांद ने पूछा। हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। मैंने कल ही उनसे बात कर ली थी। वैसे आज भी उनसे मिलकर आया हूँ। वो लोग कहते हैं कि अगर विमान यात्रियों की जान को खतरा नहीं होगा तो वो प्लेन उड़ा ले चलेंगे। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे यात्रियों को खतरा हो। देवराज चांद ने सिर हिलाया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? नगीना ने पूछा। विमान यात्रियों को यहां से सुरक्षित हटाना है। उसके बाद आतंक के पहाड़ को खत्म करना है। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। अब तुम लोग सुनो कि कैसे हरकत में आना है और क्या करना है। जगमोहन, नगीना, रूपलाल, दीपा, भीम सिंह और हवलदार त्रिपाठी थोड़ा सा और करीब आ गए। देवराज चांद उन्हें बताने लगा। वो सब एक एक शब्द ध्यान से सुन रहे थे। देवराज चांद की बात पूरी होते ही भीम सिंह गंभीर स्वर में बोला। लेकिन इसमें तो काफी खतरा है। तो क्या हो गया? हमारी जान जा सकती है। जान तो वैसे भी जानी है, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। हिंदुस्तानी सरकार आतंक के पहाड़ की बात माने या ना माने, उसने सब विमान यात्रियों को खत्म करके उन्हें ठिकाने लगाने का बहुत अच्छा प्लान तैयार कर रखा है। क्या मतलब? रूपलाल के होंठों से निकला। जवाब में देवराज चांद ने सब कुछ बता दिया। देवराज चांद के खामोश होते ही वहां गहरा सन्नाटा छा गया। मौत तो सबके नसीब में आतंक के पहाड़ ने लिख ही दी है, लेकिन आतंक का पहाड़ कोई भगवान तो है नहीं कि उसकी चाही हर बात पूरी हो जाए। देवराज चांद समझाने वाले अंदाज में बोला। अगर हम जी जान से कोशिश करें तो आतंक के पहाड़ को मात दी जा सकती है। हम तो हारे ही हुए हैं। शायद कोशिश करने पर कामयाबी हासिल हो जाए। हम खुद को भी बचा लें और विमान यात्रियों को भी। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, हवलदार त्रिपाठी बोला। मैं ना तो आसान समझ रहा हूं और ना ही मैंने आसान कहा है। देवराज चांद का स्वर गंभीर था। हम जो भी कर रहे हैं यूं समझो कि अपनी जान बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर किसी को एतराज हो तो वह अभी भी पीछे हट सकता है। मैंने पीछे हटने को नहीं कहा, त्रिपाठी बोला। मैं तुम लोगों के साथ हूं। तभी रूपलाल कह उठा। मैं ऐसे खतरनाक काम में हाथ नहीं डाल सकता। सबकी निगाह रूपलाल की तरफ घूमी। मतलब कि तुम हमारा साथ देने से पीछे हट रहे हो? जगमोहन बोला। हाँ, मौत तो आनी ही है। अगर तुम लोगों का साथ दिया तो वक्त से पहले आ जाएगी। पुलिस स्टेशन में घुसकर बैंक डकैती करने में डर नहीं लग रहा था, त्रिपाठी कड़वे स्वर में बोला। वो दूसरी बात थी। तुम जैसा पुलिस स्टेशन का भेदी हवलदार हमारे साथ था। हवलदार त्रिपाठी होंठ भींच कर रह गया। रहने दो इसे, भीम सिंह ने उखड़े स्वर में कहा। हम ही काफी हैं। काफी? रूपलाल ने कड़वे स्वर में कहा। तुम सिर्फ चार हो, खाली हाथ हो, बेहथियार हो, और जो काम करने जा रहे हो उसके लिए कम से कम 10 हथियारबंद आदमी तो हर हाल में चाहिए। छोड़ो इन बातों को, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। जो साथ देना चाहता है ठीक, नहीं देना चाहता तो उसकी मर्जी। किसी को मजबूर करना हमारा इरादा नहीं है। जवाब में रूपलाल के होंठों पर सिर्फ मुस्कान उभरी। तो आज रात को हरकत में आना है? जगमोहन ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, देवराज चांद ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, फिर कहा। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अभी बहुत वक्त है। रात करीब 12 बजे के बाद एक से पहले हरकत में आना है। तब मैं जैसे भी हो आतंक के पहाड़ के साथ ही रहूंगा ताकि वो टीवी स्क्रीन पर यहाँ की हरकत ना देख ले। और तुम लोगों के हरकत में आते ही मैं भी हरकत में आ जाऊंगा। इन लोगों को कोई मौका नहीं दूंगा। पल भर की खामोशी के पश्चात हवलदार त्रिपाठी बोला। तुम अकेले ही सब कुछ संभाल लोगे? जो काम तुम करना चाहते हो वो अकेले के बस का नहीं है। चुप कर यार, जगमोहन कह उठा। जो होगा देखा जाएगा। काम किए जा, कर्म किए जा, समझा? समझा, त्रिपाठी ने गहरी सांस ली। सीधी पहाड़ी से छलांग मारनी है। त्रिपाठी जी, दीपा बोली। आप मर गए तो मेरा क्या होगा? हमारी छोटी सी बच्ची। पाल लेना उसे। कैसे? मैं अकेली तो।
देवराज चांद के साथ मिलकर फिर किसी बैंक डकैती मार लेना, किसी बैंक में डकैती मार लेना। हवलदार त्रिपाठी ने उखड़े स्वर में कहा, लेकिन इस बार बैंक का रास्ता पुलिस स्टेशन से मत बनाना। त्रिपाठी जी, आप तो दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। किसी को और कुछ पूछना हो तो नहीं? किसी को और कुछ पूछना तो नहीं? नहीं। नगीना ने आहिस्ता से सिर हिलाया। मैं चलता हूं। हो सकता है मेरा फिर आना ना हो, शायद ही मैं आ सकूं, लेकिन अब तुम में से कोई भी मेरे भरोसे नहीं रहेगा। जो काम तुम लोगों को बोला है, तुम लोगों ने सिर्फ उसकी तरफ ही ध्यान देना है। कहने के साथ ही देवराज चांद उठा और नीचे बैठे लेटे विमान यात्रियों को पार करता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। जगमोहन, नगीना, भीम सिंह और हवलदार त्रिपाठी के चेहरों पर गंभीरता नाच उठी। दीपा त्रिपाठी ने तो पहले से ही खुद को इस मामले से अलग कर रखा था, और अब रूपलाल ने किनारा कर लिया था। अब रूपलाल होंठ सिकोड़े अजीब से अंदाज में इधर उधर देखता हुआ गहरी सोच में डूबा लग रहा था। उधर हल्दीराम और पार्वती की निगाहें बराबर इनकी तरफ थी। अगला दृश्य। बाप, कोई खास कहानी है देवराज चांद डालकर गया। कोई खास ही कहानी देवराज चांद डालकर गया है, पार्वती धीमे स्वर में बोली। हाँ, हल्दीराम ने मूंछों को उंगली लगाई। और वो कहानी रूपलाल को पसंद नहीं आई। तेरे को कैसे मालूम? उसका थोबड़ा बता रहा है बेटी, तुम भूल रही हो। तेरा बाप रूपलाल जैसों का उस्ताद रहा है। वो तो मुझे मालूम है बाप, लेकिन मामला समझ में ही नहीं आ रहा कि तेरे को बताया तो था कि देवराज चांद क्या करना चाहता है। वो तो बताया था, लेकिन पार्वती क्षण भर ठिठक कर बोली, देवराज चांद मरेगा बाप, मरे या ना मरे, लेकिन इतना ध्यान रख, वो देवराज चौहान है। हौसले की बुलंद इमारत है वो। तभी तो बेहथियार चंद साथियों के साथ जान हथेली पर रखकर मौत का खेल खेलने जा रहा है। इससे बढ़िया इंसान को तो दिल से दोस्त बनाने का मन करता है। ऐसे बढ़िया इंसान को तो दिल से दोस्त बनाने का मन करता है। खुद को संभाल बाप, तेरी खोपड़ी फिर रही है। मेरी खोपड़ी कभी नहीं फिरती बेटी, हल्दीराम ने मूंछों पर उंगली लगाई। एक बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, पार्वती बोली। क्या? देवराज चौहान और आतंक के पहाड़ में पहचान का रिश्ता कैसे कायम हो गया? हो गया होगा, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। इस समय यही जवाब बनता है। हल्दीराम ने मूंछों पर उंगली लगाई, उसकी निगाह आसपास घूम रही थी। जो भी हो, लेकिन बाप, हमें इस मुश्किल से छुटकारा कब मिलेगा? हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? देवराज चौहान कोशिश तो कर रहा है। तेरा तो भेजा फिर गया बाप, पार्वती उखड़े स्वर में बोली। अव्वल तो देवराज चौहान मरेगा, ना मरा, जो वो करना चाहता है उसमें सफल हो गया तो बाद में वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। बेवकूफ, हल्दीराम ने कठोर निगाहों से पार्वती को घूरा। देवराज चांद से तो आशा की जा सकती है कि वो हमें एक बारी छोड़ दे, लेकिन आतंक के पहाड़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या करता है। अखबारों में पढ़ती नहीं हो कि वो कितना क्रूर और बेरहम इंसान है। अब चुप रह, तेरे बाप की सारी जिंदगी अपराधों की दुनिया में बीती है। हालातों का हिसाब लगाना मुझे अच्छी तरह से आता है। एकाएक हल्दीराम का चेहरा क्रूरता से भरी मुद्रा में दहक उठा। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। मुझे मालूम है कि वो जो एक दो पेजेस की वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा टेस्ट में, यानी कहानी का जो तारतम्य है वो इतना बिगड़ा होगा। अगर बिगड़ा होगा तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है यार, क्या करूँ। पेजेस ही नहीं है उसमें, और जहाँ दो एक हैं तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा खराब है, उनका उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें जो आप में से बहुत से दोस्तों ने कही। एक दोस्त ने तो मुझे बहुत ही बड़े-बड़े नामों से मिला दिया। उन्होंने कहा कि वो एक शानू ऑडियो बुक करके हैं, मैं खुद उनको सुनता हूँ कई बारी। भाई वो लोग हैं, एक तो वो है बड़े चैनल और काफ़ी देर से चल रहे हैं, स्थापित चैनल हैं। हमने तो अभी 2.5 महीने पहले तो हमने दुकान खोली है, तो अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो उनका सुझाव ये था कि एक ही बारी में
जैसे वो शानू मैडम डालती है ना, 5-6 घंटे का एक ही बारी में डाल देती हैं वो। दोस्तों, 1 घंटे का जो वीडियो है ना, उसे अपलोड करने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आप सोचो कि 6 घंटे का हो तो 1 घंटे अपलोड ही होता रहेगा, पहली बात तो। पहली बात तो आपको 6 घंटे लगातार रिकॉर्ड करना है, जो कि मेरे बस का तो नहीं है, मतलब लगातार। तो यानी उसको धीरे-धीरे एपिसोड्स में करना पड़ेगा। इसीलिए मैं 1 घंटे का रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। आप लोग ये सुनिए, बाकी आ रहा है। हाँ, पिछली बारी मैंने कोशिश की थी जैसे केकड़ा के साथ, तो उसको मैं साइड बाय साइड रिकॉर्ड करता गया था। तो यही मैं अब कर सकता हूँ कि एक साइड बाय साइड रिकॉर्ड करता जाता हूँ, उसको साथ के साथ डाल दूँगा ताकि आप लोगों का उसमें टेस्ट बन जाए फिर इस तरह से। लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो 6 घंटे का है और इसे 6 घंटे का रिकॉर्ड करने में मुझे कम से कम, अगर मैं अपने सारे समय को पूरा निचोड़ के निकाल लूँ ना, पूरा टाइम भी, तो भी मुझे एक कहानी पूरी रिकॉर्ड करने में कम से कम 3 दिन तो लगेंगे। तो या तो मैं ऐसे एपिसोड्स में डालता रहूँ जैसे-जैसे मौका मिले, यू नो, 8-8, 10-10, 15-15 घंटे के, 15 घंटे का फ़र्क तो मैं अब नहीं डालता, कोशिश मेरी यही है। हाँ, कभी-कभार इधर-उधर जाना होता है, बारिश-वारिश की वजह से, कुछ ट्रैफ़िक वगैरह में फँस जाने की वजह से हो जाता है, जैसे अभी हुआ। तो अन्यथा 12 घंटे का एक डिस्टेंस में डालता हूँ और उसमें अपलोड करता हूँ। तो या तो ऐसे किया जा सकता है, और बाकी कुछ एक मेरे ख्याल से हमारे विजय जी का सुझाव था, या किसका सुझाव था, मेरे को याद नहीं आ रहा। गु गुस्सा मत करिएगा, मैं वैसे कह रहा हूँ। चाहूँ तो मैं वापस जाके देख सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा कि आप सारे के सारे अपलोड करिए जो भी हाथ में आता है। तो मैं वैसा तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो ही बहुत हैं अभी, जो जो कहानियाँ नहीं हैं इस वक़्त। तो फिलहाल हमारा स्ट्रेस उसी पर है, जो नहीं है। हाँ, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, इसकी भी, ये किताब भी मैंने उस वक़्त देखी नहीं थी। मुझे तो ये था कि यार ये डिजिटल वर्ज़न में आ गया है तो साफ़ हो गया होगा, लेकिन इतना साफ़ हुआ नहीं है। तो और रॉबरी किंग का भी हालात ऐसे ही हैं। तो रॉबरी किंग को मैं साइड बाय साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी जब मैं उसको जिस दिन भी डालूँगा, उसके सारे एपिसोड एक साथ ही डालूँगा, और उसकी जगह पर हम कोई दूसरा चलाएँगे जो रेगुलर अपनी रिकॉर्डिंग में लाते हैं, ताकि उसमें ऐसी डिस्टेस्टफुलनेस ना आए। ये जो बीच में मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पेज गायब हो गया, ये वो, कहना तो उसमें भी पड़ेगा, लेकिन उसमें मतलब आपको एक ही झटके में सुनने को मिलेगा, तो ये सब बीच में नहीं आएगा। खैर, तो बाकी एक हमारे दोस्त ने कहा था कि उन्होंने मेरी आवाज़ पहले भी कहीं सुनी है। अच्छा, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, खुशी भी होती है, अगर आपकी कोई तारीफ़ करे, तो इसमें झूठ क्या बोलना, मतलब मैं कोई साधु तो हूँ नहीं, मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो कोई असर नहीं पड़ता। नहीं भाई, आपकी कोई तारीफ़ करे तो आपको, आप ओवरवेल्म हो जाते हो यार, कि कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और एक भाई को लगा कि मैं शायद पहले भी कहीं रिकॉर्डिंग करी है मैंने या कुछ किया है, तो नहीं भाई, मैंने अभी, ये हमारा मई में प्लान बना, तो मैं बैठ गया ऐसे ही लेकर मोबाइल, चलो यार करें रिकॉर्ड, और बस रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से। अब आपके सामने है, जो हाँ, थोड़ा थंबनेल बनाने में टाइम लगता है, वो एक बारी बन के इसके बाद तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते जाओ। तो खैर ठीक है, बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का। ऐसे ही मेरी पूरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आपके पास लाता रहूँ मैं ये सारे एपिसोड्स, और हमारा ये रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बाकी जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करे, कोई थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन हो। मिलते हैं फिर इसके अगले आतंक का पहाड़ के अगले भाग में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहानी वार्ता को सुनते रहिए, और तब तक के लिए, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।